तीव्र रूप से भाग लेकर और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ इसके पूर्व भी उन्होंने बहुत सारे शीर्षक पर सुविचार प्रस्तुत किया है। आज भी हम उनसे यही आशा करेंगे कि वो अपने आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ महर्षि जी के अद्भुत सिद्धांतों को प्रस्तुत करेंगी। और मैं सीमा नैयर से निवेदन करता हूं कि वे अपना शीर्षक शुभारंभ करें, तो विचार प्रस्तुत करें। जी सीमा जी नैयर सर। जी, आप तैयार हैं? माइक तैयार है? जी आप जो है अभी शुरू कर सकती हैं। जी। प्रातः की सभी को अभिनंदन और गुरु जी के चरणों में मेरा नमन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है त्रिगुणा और त्रिदोषा। पिछले एक हफ्ते से अध्ययन करते हुए मैंने ये पाया, ये इतना गहरा टॉपिक है, इसमें जितना अंदर जाते जाएंगे उतना और ज्यादा है। तो मैंने अपनी जितनी छोटी सी एक कोशिश की है, अभी एक मैं ये बोल सकती हूँ कि एक फैमिलियरिटी ही हुई है। बाकी हाँ, इसको फर्दर आगे और अध्ययन करने का मेरे अंदर जो है एक शौक उत्पन्न हो गया है। तो ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, तो आज इसको थोड़ा एक आउटलाइन के फॉर्म में इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। त्रिगुणा और त्रिदोषा, क्या अंतर है, सबसे पहले हम उसी में देखते हैं। जो तीन गुण हैं जो हम सब जानते हैं, सत्व, रजस और तमस, ये हमारी मेंटल हेल्थ को डिनोट करते हैं। और जो तीन दोष हैं जो कि है सत्व, रजस और तमस, ये हमारी फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को डिनोट करते हैं। इसका मतलब है जो त्रिगुण हैं जो मेंटल हेल्थ को डिनोट कर रहे हैं, वहां तक हमारी पहुंच फिर भी ज्यादा है एज कंपेयर टू त्रिदोष, क्योंकि वो एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर चली जाती है बात। तो हमारे हाथ में अपने जो त्रिगुण हैं उनको चेंज करने की पूरी क्षमता ईश्वर ने दी है। हाँ, आस्था के साथ हम आगे ट्रैवल करते हुए अपने त्रिदोषों तक को भी जो है हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिगुणास की बात करते हैं, जिनको महागुणा भी कहा जाता है, मेंटल क्वालिटीज भी कहा जाता है। उनको अगर हम डिफाइन करें तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा इमोशनल पार्ट है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी इंटेंशन और उसका एक्सप्रेशन, वो ही हमें डिफाइन करता है कि वो तामसिक है, वो राजसिक है या सात्विक है। सो इंटेंशन और उसका एक्सप्रेशन जो है वो गुणों को हमारे एक्सप्रेस करता है या डिफाइन करता है, कहना चाहिए। अब तीन जो ये गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये आपस में एक डायनामिक इंटरैक्शन, डायनामिक यानी दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। और एक दूसरे को बैलेंस करने के जो एक प्रोसेस में एक पहले डोमिनेंस गेन करता है और फिर वो रिसीड होता है और कोलैप्स हो जाते हैं फिर ये एक दूसरे के अंदर, ताकि एक ओवरऑल बैलेंस जो है हमें मिल सके। ऐसा एक डॉक्टर मार्क हाल्पर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इसमें से रजस और तमस हैं, दे आर द पॉजिटिव फैक्टर्स इन इलनेस, यानी जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं वो राजसिक और तामसिक जो है गुण, उनकी अत्यधिक या उनकी कमी के कारण जो है उत्पन्न होती हैं। यानी कि सत्व सबसे ऊपर आ जाता है गुणों में, यानी सात्विकता में जीते हुए तमस और रजस को यदि रेगुलेट किया जाए तो काफी हद तक हमारी जो मेंटल इलनेस वो ठीक रहेगी। और मेंटल इलनेस जो है जब वो क्योर हो जाएगी तो फिजिकल इलनेस तो
ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट उसका होगी ही। अब सबसे पहले हम ये इन तीनों गुणों की एक डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं छोटी सी। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व में अगर हम देखें जो मोड रहता है वो मोड ऑफ प्योरिटी रहता है। रजस में हम देखें तो मोड ऑफ एक्टिविटी रहता है, और तमस में मोड ऑफ लेथार्जी रहता है। अब जैसे कि शब्द बोल रहा है लेथार्जी, बट लेथार्जी का अगर हम एक टर्मिनोलॉजी के वे में अगर इसका मीनिंग देखें तो ये हमें एक नेगेटिव मीनिंग देगा। बट अगर हम ओवरऑल देखें तमस भी हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि ये ऐसा गुण है जो हमें डिटैचमेंट सिखाता है। यानी एक जो भगवत गीता में कहा गया है अवर्जन, तो तमस भी उतना ही जरूरी है। फिर सत्व में यदि हम देखें, माइंड और सेंसेस एक कांस्टेंट पे रहते हैं। एक फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है, कंट्रोल्ड माइंड जिसको बोलते हैं। रजस में अगर हम देखें तो वही बात जो है पैशन और डिजायर, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर तमस को बोलें तो होप्स एंड इल्यूजन इसकी डेफिनेशन रहेगी। यानी अगर हम सत्व से अपने जीवन को चलाते हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमारी ड्यूटी है और क्या ड्यूटी के बाहर है, क्या डिजायरेबल है और क्या अनडिजायरेबल है, उसकी समझ जागृत हो जाती है, बुद्धि विकसित हो जाती है। परंतु यही अगर हम रजस के तल पे अपना जीवन चलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सेल्फिशनेस में जो है सेल्फिशनेस की तरफ चला जाएगा, और सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस की वजह से एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर आ जाएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और वो डिस्टॉर्टेड पिक्चर से ही हम जब जीवन जिएंगे तो उसका कोई रिजल्ट अच्छा तो होगा नहीं। इसी तरह से अगर हम तमस को देखते हैं, वहां पे यदि हम देखें, हाँ वो एक इल्यूजन की भांति अगर तमस में ही जीवन जिया जा रहा है तो एक बहुत ही एक फैंटेसी वाला जीवन जो है इंसान का होगा, और उसके अंदर जो है पोजेशंस और अटैचमेंट्स की तरफ इंसान का ध्यान चला जाएगा। इसीलिए अगर हम वापस सत्व की तरफ आए तो हमें जो सत्व का गुण है वो हमें अपना काम होता है। इंसान जो होता है वो एक स्पिरिचुअल वैल्यूज को और डिविनिटी को वैल्यू करता है, वो रिस्पेक्ट करता है गुरु की, नॉन वायलेंस की तरफ उसका ध्यान रहता है, मेडिटेशन करता है, साइलेंस में रहता है, सेल्फ कंट्रोल में रहता है, और एक प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर उत्पन्न होता है। यही अगर हम रजस की तरफ देखें तो यदि रजस से हमारा जीवन जो है डिफाइन हो रहा है तो उसमें एक एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट तो बना रहेगा, बट टू मच ऑफ रजस से एक रेस्टलेसनेस आ जाएगी, क्योंकि ग्रीड भी उत्पन्न होगा, एंगर भी आएगा, और एक जो जीवन के प्रति जो है बहुत ही ज्यादा डिजायर्स की तरफ दौड़ जो है लगनी शुरू हो जाएगी, तो एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। इसी तरह से यदि हम तमस में देखें, अगर तमस से हमारा जीवन जो है चल रहा है तो अटैचमेंट्स के साथ साथ जो है एक आइडलनेस, एक टू मच ऑफ जिसको कहते हैं ना रुका हुआ जीवन, हमें एक क्लैरिटी नहीं होगी जीवन में चलने की, और आइडलनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। बट इसके साथ इसमें एक जो पॉजिटिव पॉइंट है, यदि जो अगर हम तमस की सही मात्रा हमारे जीवन में होगी तो ऐसे इंसान डिटैच्ड और रहते हैं और हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। यानी हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिटैच्ड हैं, यानी फल की इच्छा के बिना काम कर रहे हैं। तो ये तमस का जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह से अगर सत्व में देखें तो टू मच ऑफ सत्व की भी एक प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम ऑफ गुडनेस लेके आता है अपने साथ। यानी बहुत हर समय ही अच्छा करने की जो एक अभिलाषा व्यक्ति के मन में होगी, उससे वो सेल्फ का जो है लॉस भी हो सकता है।
वो भी एक ईगोसेंट्रिक जो है बिहेवियर हो जाता है। तो इसीलिए हर जो यानी कि सत्व से हमारा जीवन रेगुलेट तो होना चाहिए, पर अति जो है किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। तो इसीलिए तीनों गुणों का जो है आपस में बैलेंस बना के जीवन को चलना, सत्व से रेगुलेटेड होना चाहिए पर अति उसकी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जीवन का जो है हमारा आधार होना चाहिए। अब यदि हम वैसे अगर एक और इन तीनों की एक छोटी सी और डिफरेंशिएशन देखें, तो हम ये देखेंगे कि जो सत्व है वो गुड नरिशिंग हार्मोनियस लाइफ हमें एक देता है, जो एक अल्टीमेट गोल भी है लाइफ का। रजस जो है जिसमें पैशन और एक्टिविटी है, वो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी जागृत करती है। और तमस जो है हमें धैर्यवान होना सिखाता है, यानी कि हार्ड वर्किंग जो होगा वो धैर्यवान तो होगा ही। तो इसीलिए ये तीनों जो हैं अपने में बहुत एक अपनी अपनी जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे अपनी अपनी इंपॉर्टेंस लिए हुए हैं। तो सत्व के साथ ही जो है जीवन का रेगुलेशन जरूरी है, और रजस और तमस को कंट्रोल करते हुए जो सत्व में जीवन जीना, पर अति सत्व की भी ना करना, यानी सेल्फ को खो ना देना, टू मच ऑफ गुडनेस, यही जो है जीवन का आधार है। अब यदि आगे देखें तो सत्व और जो रजस गुण हैं, ये हमारे सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स जो है इनके अंदर जो है ये कार्यरत रहता है। सत्व और रजस गुण यानी हमारी ज्ञान और कर्म इंद्रियों जो हैं ये सत्व और रज गुण की बनी हैं। और रज और तम को यदि हम देखें, ये तन्मात्रा जो है हमारी, यानी कि जो बाहर हम परसेप्शन हमारी क्रिएट, रज और तम के इकट्ठे आने से ये तन्मात्रा जो हैं इनकी जो अनुभूति है हमें हो रही है। अब इन महागुणास का कि हमारे जो 5 जो हमारे भूताज हैं, पंच महाभूत हैं, उनके साथ यदि महागुणा की हम कनेक्शन देखें तो महाभूता है हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत हैं। तो इसमें जो आकाश महाभूत है उसको सत्व से रिलेट किया गया है। वायु जिसको कि मूवमेंट भी कहा जाता है उसको रजस से डिनोट किया गया है। अग्नि जो है उसको सत्व रजस कहा गया है। जल जो है उसको सत्व तमस कहा गया है, और पृथ्वी को तामसिक तमस जो है गुण उससे रिलेट किया गया है। अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ईयर्स, स्किन, आईज, टंग और नोज, जो कि बाहरी इंद्रियां हैं, जो बाहर का अनुभव हमें दे रही हैं, क्या होता है कि जब हम इन इंद्रियों के द्वारा अपने बाहर का अनुभव ले रहे होते हैं, 5 डिफरेंट तरीकों से हम ले रहे होते हैं, यानी कि देखना, सुनना और महसूस करना और स्वाद और सुगंध, ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, इनके द्वारा हम अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उनसे अनुभूति ले रहे हैं। अब इनमें क्या होता है, जब हम बाहर के जगत की ओर ध्यान देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को परसीव ही कर रहे हैं, हम उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं अपनी बॉडी में। यानी हम जो भी, इसीलिए कर्म प्रधान है यहाँ पर, कि हम जो कर रहे हैं, देखना, सुनना, बोलना, और क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हर एक का इम्पैक्ट हमारे मन और एक एनर्जी का फॉर्म ले लेती, और इस एनर्जी को ही जो है हम कह सकते हैं 3 बेसिक जो ह्यूमर्स हैं हमारी बॉडी में, यानी कि त्रिदोषा। यानी कि त्रिदोष जो है वो पंच महाभूत ही की जो है एक कन्वर्जन से हो रहे हैं। तो त्रिदोष जो है हमारे वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये 3 जो है हमारे दोष हैं। तो इसका मतलब है जो बाहर का जगत हम परसीव कर रहे हैं उसके प्रति हमें कितना जागरूक रहना है, क्योंकि गुणों के आधार पे हम बाहर जो है अपनी इंद्रियों से कर्म
हमने जो हमारा है हम वो कर रहे हैं या हमारे द्वारा हो रहा है, अवेयरनेस में हो रहा है या नॉन अवेयरनेस में हो रहा है, क्योंकि वो सारा जो कर्म है हमारा भाग बन रहा है। और जब वो हमारा भाग बन रहा है उससे एक एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है वही त्रिदोषों का पार्ट बन रही है। तो वात दोष में हम कहेंगे जो महाभूत इन्वॉल्व हैं वो है एयर और स्पेस। पित्त दोष में जो हमारे महाभूत इन्वॉल्व हैं वो है अग्नि और जल। और कफ दोष में जो हमारे जो इन्वॉल्व हैं ये महाभूत वो हैं जल और पृथ्वी। तो अब आगे की चर्चा हम करेंगे दोषों पर। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इनको दोष ही क्यों कहा जा रहा है। दोष इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक वल्नरेबिलिटी है। कॉन्टिन्यूसली हम बाहरी जगत जो है जिसमें ना केवल जो इस जगत में हमने जो बना रखा है मटेरियल फॉर्म में, इवन जो रेडिएशंस हैं पृथ्वी से और पूरे कॉस्मोस से, उससे ये जो हमारे त्रिदोष हैं दे आर ऑलरेडी वेरी वल्नरेबल। तो कितना सचेत होकर हमें यहाँ पर चॉइसेस करनी है लाइफ में ताकि हम एक अच्छा मन और अच्छा शरीर जो है उससे जीवन चला सके। तो तीन जो हमारे ये दोष हैं इनकी पहले थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। वात दोष जो है इसका कंट्रोल रूम हम देखेंगे पहले कहाँ है। वात दोष का कंट्रोल रूम है हमारा कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब है जो गट पार्ट है हमारा नेवल के नीचे, वहां वात दोष जो है वो प्रख्यात है ज्यादा मात्रा में, जबकि पूरे शरीर में ये होता है, परंतु कंट्रोल रूम यदि हम बोलें कि कहाँ ज्यादा है, कोलोन में। पित्त दोष यदि हम देखें वो हमारा नेवल और हार्ट के बीच में है और इसकी अत्यधिक जो मात्रा है वो हम कहेंगे लिवर में। तो लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया जो पूरी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प कर रहा है। और इसी तरह से कफ दोष हम देखेंगे स्पेस अबव द हार्ट, वहां इसकी अत्यधिक मात्रा रहती है, जबकि पूरे शरीर में तीनों दोष रह रहे हैं। अब नेचर देखें तो वात दोष की जो नेचर है वो है मूवमेंट। पित्त दोष की यदि हम नेचर देखें वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया लिवर के द्वारा जो करी जा रही है सारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। और कफ दोष में यदि हम देखेंगे तो उसका नेचर है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। प्रॉपर्टी देखें तो वात दोष की प्रॉपर्टी है कोल्ड एंड ड्राई। पित्त दोष की जो प्रॉपर्टी है वो है बर्निंग अप, हीट। और कफ दोष की जो है वो लुब्रिकेशन है, हमारी बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, वेसल्स, ऑर्गन सबको लुब्रिकेट करके रखना कफ दोष की जो है वो प्रॉपर्टी है। अब अगर ये दोष ये हम इनको बोल रहे हैं सही तरीके से जीवन नहीं जिया जाएगा तो वो डिस्टरबेंस बढ़ जाएगी, तो हमें उसको एक समभाव में रखने की आवश्यकता है तीनों दोषों को। तो डिस्टरबेंस यदि वात में होगी तो ये रिडक्शन में रिजल्ट करेगा। रिडक्शन मानी सूखापन, श्रिंकेज, बॉडी की श्रिंकेज, सेल्स की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की श्रिंकेज। और जो भी ऑर्गन हमारा सबसे कमजोर होता है अगर वात दोष है तो वहां सबसे ज्यादा हम देखेंगे सबसे पहले श्रिंकेज होगा, वो ऑर्गन सबसे पहले इफेक्ट होगा। फिर अगर हम देखें डिस्टरबेंस पित्त के लेवल पे यदि होती है तो पित्त जो है हमें पता है हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं और 7 टिश्यूज की जो हम बात करते हैं, जूस, ब्लड, फ्लैश, फैट, बोन, बोन मैरो, सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड। तो बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है पित्त दोष को, यानी ये जो सारे कन्वर्जन हैं इनका ये ही हेल्प कर रहा है। और यदि एक भी लेवल पे प्रॉब्लम हो जाएगी तो आगे के जो लेवल्स हैं वो सब इफेक्ट हो जाएंगे, ये 7 लेवल्स में से। तो इसका काम है बिल्डिंग ब्लॉक, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करना। तो यदि इसमें प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई ऑर्गन कॉम्पेंसेट होगा यानी अपनी फुल परफॉर्मेंस में नहीं रहेगा। तो ये इसकी डिस्टर्बेंस हो गई। अब है कफा दोष। कफा दोष में जो प्रॉब्लम आएगी वो है एक्सपेंशन। जैसे वात में हमने बोला रिडक्शन, कफा में हम बोलेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी वहां पे कुछ एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी जिसको हम सिस्ट बोलते हैं या ट्यूमर बोलते हैं या कैंसर बोलते हैं। तो एक्सपेंशन हो जाना, तो यानी वात से चलते चलते यानी रिडक्शन होते होते
उसके बाद वहां पे जो बिल्डिंग ब्लॉक जो है की तरह एक्ट करना चाहिए पित्त, वो रुक जाएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन ढंग से नहीं होगा और अल्टीमेटली एक्सपेंशन होगा, मींस कुछ एक इन्फ्लेमेशन सा हो जाएगा और जो शरीर के अंदर है डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। यदि हम टाइमिंग्स देखें इनके तीनों दोषों के, तो वात की प्रकृति की जो सबसे अत्यधिक मात्रा रहती है वो 2 से 6, चाहे एएम बोलें या पीएम बोलें। पित्त दोष की जो अत्यधिक मात्रा रहती है वो है 10 से 2, एएम एंड पीएम। और कफ दोष की जो अत्यधिक मात्रा रहती है वो है 6 से 10, एएम एंड पीएम। अब इंडिविजुअली यदि हम इनको लें तो सबसे पहले हम वात दोष की बात करेंगे। जैसे हमने बोला कि वात दोष की अत्यधिक मात्रा कोलोन में रहती है, वो उसका जो है कंट्रोल सेंटर है। तो यदि वात की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी कोलोन में, तो सबसे पहले वो पेट में जाएगा और पेट में जाने से क्या होगा, वहां पे ब्लोटिंग की फीलिंग होगी, एसिडिटी की फीलिंग होगी और उसके बाद ये 7 टिश्यूज के अंदर जाना आरंभ कर देगा, यानी प्लाज्मा, फिर ब्लड, फिर मसल, फैट में, फिर बोन मैरो और फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। यानी अगर हम देखें एग्जांपल, यदि ब्लड में वात की मात्रा हो जाएगी अधिक तो एनीमिक हो जाएगा पर्सन। बोन में अगर अत्यधिक मात्रा हो जाएगी तो आर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स बोन, ब्लड और बोन के लेवल पे यदि ये आगे बढ़ जाती है तो हम देखते हैं अगर ये बोन मैरो तक चला जाता है, तो बोन मैरो में यदि ये चला जाए तो प्रॉब्लम्स सीवियर हो जाती हैं, जहां क्योंकि बोन मैरो एक ऐसा पार्ट है जो आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स भी रहते हैं। वहां पे जेनेटिक म्यूटेशंस और साइकेट्रिक इश्यूज आ जाते हैं फिर, और जब ये होने लग जाता है जेनेटिक म्यूटेशन और साइकेट्रिक इश्यू, वहीं से कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेस बनने लग जाएंगे। सो यानी स्पाइनल कॉर्ड जो रूट प्लेस है हमारा बोन मैरो का, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका बोन मैरो पाया जाएगा, वहां यदि वात दोष एंटर हो गया तो जो प्रॉब्लम है उसको रिवर्स करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी डीपर जितनी प्रॉब्लम जाती जाएगी, दोष एक जितना डीपर लेवल पे जाता जाएगा, उसको रिवर्स करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और अगर हम ये जो साइकेट्रिक इश्यू मैंने बोला, तो इसमें देखेंगे रेस्टलेसनेस रहेगी पर्सन में, ओवर थिंकिंग का शिकार होगा और एक डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, इंसोम्निया, ये सब उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। अब इसका जो रिवर्स करने का तरीका है वो क्या है, ऑयल। ऑयल जो है ऑपोजिट ऑफ वायु कहा जाता है। तो वात दोष को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में एक अभ्यंग यानी ऑयल मसाज की बात की गई है, ना केवल शरीर की बट बेसिकली ऑयल मसाज जो है काफ मसल्स, जो हमारे लेग में काफ मसल्स हैं, उन पे ऑयल मसाज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेट होता है हमारा ब्लड, तो नीचे की तरफ हमारा जो है ब्लड काफी डीऑक्सीजनेटेड रहता है लेग्स की तरफ। अब ये कहें कि लेग्स ही इफेक्ट होंगी, नहीं, पूरी बॉडी इफेक्ट होगी। डीऑक्सीजनेशन इटसेल्फ जो है पूरी बॉडी को हैम्पर करेगा। तो काफ मसल्स की जो है मसाज एक रेगुलर बेसिस पे बहुत जरूरी है। सेकंड है ऑयल पुलिंग। अब ऑयल पुलिंग जो है सुनने में आता है कि सिर्फ हम मुंह में अपने ऑयल रख के, जिसमें एक सेसमे ऑयल एक यूनिवर्सल ऑयल कहा गया है, कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं हम। तो ऑयल पुलिंग जो सेसमे ऑयल से है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि टंग जो है हमारी एक न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक न्यूरोप्लास्टिक है जो टंग जो है हमारी पीछे ब्रेन स्टेम है। तो वो ऑयल पुलिंग के दौरान कुछ ऑयल की मात्रा हमारी ब्रेन स्टेम से होते हुए हमारे बोन मैरो तक जाएगी ही जाएगी। और उससे क्या होगा, एक जो, क्योंकि कोल्ड एंड ड्राई जो प्रकृति है वायु की, वो कहीं ना कहीं उसका नाश होगा, एक ऑयलीनेस आएगी। तो ऑयल पुलिंग जो है वो उसका बहुत एक्सट्रीम बेनिफिट है, सिर्फ ओरल हेल्थ नहीं है, ओवरऑल हेल्थ। उसके अलावा एक जो नई एक जो बात, पहले जो घी को इतना उसके अगेंस्ट बोला जाता था, अब कहा जाता है कि रॉ फैट कंज्यूम किया जाए मॉर्निंग में। सेसमे ऑयल भी हो सकता है यदि आपको घी पसंद नहीं है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आते हैं आजकल। तो रॉ फैट 1 चम्मच दिन की शुरुआत में, और उसके बाद 1 घंटे की फास्टिंग आप करें, तो ये रॉ फैट जो है वात दोष को काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है, उसको क्योर करता है। तो ये हो गई हमारी वात दोष की बात। उसके बाद हम आते हैं पित्त पर।
पित्त जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और डिमांड क्या करता है, ये डिसिप्लिन। यानी सुबह का जो टाइम है 10 से 2 का हाई फायर टाइम कहलाया जाता है। तो हमारी जो मील है, हैवी मील, वो हमें 10 से 2 के बीच में लेनी चाहिए। सेकेंड जो बात है, वाटर का डिसिप्लिन, जो ज्यादातर हम भूल जाते हैं। 1 लीटर पर 20 kg ऑफ वेट वाटर जो है नेसेसरी है। यानी कि 1 ग्लास पानी 1 घंटे में, या आधा ग्लास हर घंटे, बहुत जरूरी है। उसके अलावा तीसरा जो एस्पेक्ट है फूड और वाटर के अलावा, वो है इलेक्ट्रोलाइट। हम भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। हम जितना मर्जी हम पानी पी लें, पर हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन और इवन जो ग्लूकोज है उसको अपने अंदर तभी एब्जॉर्ब करेंगे जब एक इलेक्ट्रोलाइट का एक डिफरेंशियल जनरेट होगा हमारी ब्लड फ्लूइड और सेल्स के बीच में। क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग जो हैं पानी पीने के साथ ही एकदम उनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, या कुछ लोग पानी चाहे पीते हैं पर उनकी बॉडी में हम देखेंगे फ्लफीनेस है। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डिप्लीटेड हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा, जैसे 21 डेज के लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर 21 डेज, जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट होगा, थोड़ा सा शुगर और थोड़ा लेमन जूस टेस्ट एनहांस करने के लिए। 21 डेज के लिए हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड देन वीक में 2 या 3 बार तक इसको हम ला सकते हैं इस प्रैक्टिस को। तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, जिससे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज सब अच्छे से बॉडी में जो सेल्स में है वो एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि मे बी हम खाने के द्वारा तो सब चीजें ले रहे हैं, पर वो हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा रही है, और एक चार्ज मेंटेन नहीं कर पा रही है। हमारी सेल्स का एक चार्ज है -50 मिलीवोल्ट, वो चार्ज मेंटेन नहीं होगा तो सेल्स अपने ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगी। उसके बाद है इनकम्पैटिबल फूड्स जो पित्त को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि हम मल्टीपल प्रोटीन्स लेते हैं, हम दाल भी ले रहे हैं, पनीर भी ले रहे हैं, कर्ड भी ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं डाइजेशन के मामले में। इसी तरह से कई बार हम देखते हैं कर्ड को गर्म कर दिया जाता है ग्रेवी को थिक बनाने के लिए, उससे इतने सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, मैल प्रैक्टिस है वो। बनाना शेक जो है अपने में लगता है कि एक बहुत ही एनर्जीदायक एक शेक है, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही हैवी ये हो जाता है जो पित्त को एक्चुअली डाउन ही कर देता है। और मोर देन 20% प्रोटीन एट अ टाइम हमको लेना ही नहीं चाहिए किसी भी मील में। रात में हमें, बिकॉज हमने देखा कि रात में हमारा जो है डाइजेस्टिव फायर स्लो डाउन हो जाता है, तो हमें अपनी डाइट को उस हिसाब से लाइट कर देना चाहिए। रात में बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। इसी तरह से स्वीट्स के मामले में भी एक जो फूड फैट जो जिसको बोलते हैं, कि हम कहते हैं कि आफ्टर मील्स लिया जाए स्वीट, बट यदि हम देखें आयुर्वेद में कहा गया है कि जो फूड है उसको 2 कैटेगरीज में बांधा गया है, लघु और गुरु। गुरु यानी हैवी। तो हैवी जो भी फूड है, स्वीट को हैवी के कैटेगरी में लिया जाए तो उसको मील से पहले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही बात है, टंग एक न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है, उससे जो जैसे ही हम टंग पे फूड रखते हैं उससे एक इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन में और हमारे सिक्रीशंस होते हैं। तो हमें एक हैवी फूड जो है वो हमें बिफोर मील्स ही लेना चाहिए, यानी कि स्वीट को हमें खाने से पहले लेना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से जो है हमारे एंजाइम्स और जूसेस रिलीज हों। अब अगर ये सब फॉलो नहीं होगा, अल्टीमेटली होगा एसिडिक बॉडी, और एसिडिक बॉडी मींस ब्लड में एसिडिटी आ जाएगी, और सबसे पहले जो वीक ऑर्गन है वो उससे अफेक्ट होगा ही होगा एसिडिटी से। और साइकोलॉजिकल इश्यूज हम देखेंगे तो जिनका पित्त डिस्टर्ब्ड है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन और नो स्लीप इश्यूज से वो सफर करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा दोष, वो है काफा दोष। अब काफा जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, क्योंकि मैंने कहा ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो लुब्रिकेशन के साथ साथ इसकी एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये जो फ्लूइड पार्ट है क्योंकि बॉडी का, इसके अंदर अच्छी अमाउंट ऑफ यदि एंटीबॉडीज हैं, वहीं पे इन्फेक्शन को ये फिनिश कर देगा। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है हमारे अंदर एंटर करेगा तो वो वहीं पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेजी। तो अगर काफा अच्छी मात्रा में हमारे शरीर में है तो ऑटोफेजी अच्छे लेवल पे काम करेगी।
तो यानी कि अगर काफा डिस्टर्ब्ड है तो इम्यूनिटी कम होगी, और इम्यूनिटी कम होने से वो जो भी हमारे शरीर के अंदर वायरस पैथोजेंस जो भी आएंगे वो डीपर लेवल्स पे फिर जाके 7 टिश्यूज में ट्रेवल करके डीपर लेवल पे हमें अफेक्ट कर देंगे। तो काफा जो है बेसिकली, और जो इसका काम है वियर एंड टियर, क्योंकि लुब्रिकेशन करता है तो वियर एंड टियर रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, रस्टिंग रिड्यूस करता है। तो ओवरऑल एक बॉडी का हेल्थ जो है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ फैक्टर जो है हमारा ऑन रहता है, काफा अगर अच्छा रहे। और यदि यही हमारा काफा बड़ा हुआ है तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है वेट गेन, जिनका वेट ओबेसिटी, क्योंकि उससे जो काफा बड़े होने से क्या है, एक लेथार्जी रहती है बॉडी में, एनर्जी जितना ये लोग खा भी लें एनर्जी इनको कम ही फील होती है, दोबारा इनको खाने एक मील लेने के बाद और मील लेने की इनको इच्छा ही नहीं रहती। ब्लॉकेजेस होती हैं हमारे चैनल्स में, नर्व्स एंड वेसल्स के, सिस्ट बनती हैं, ट्यूमर्स बनते हैं। और इसके लिए जो मेनली इसको ठीक करने के लिए जो तरीका है वो है फास्टिंग। तो हर 15 दिन में जो है हम फास्टिंग कर सकते हैं, और फिर हर, जिसको एकादशी पे हम बोल सकते हैं, एवरी 15 डेज फास्ट किया जा सकता है, और हर 3 महीने में 3 दिन का फास्ट किया जा सकता है, जिसमें हम बेसिकली सॉर्टेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड जूसेस पे 3 दिन रह सकते हैं। तो उससे काफा काफी हद तक मेंटेन रहता है, और ऑटोफेजी अच्छे से होती है, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होता है, और एंटीबॉडीज अच्छे से बनती हैं। बाकी प्रिवेंशन में और है कि इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ना लिए जाएं, क्योंकि वो हैवी रहते हैं बॉडी के लिए। अगर साइकोलॉजिकल इश्यू देखें तो प्रोकास्टिनेशन रहेगा, और मतलब आज का काम कल पे टालने की, क्योंकि लेजीनेस है ना, तो और एडिक्शंस, ये बेसिकली इसके जो हैं साइड इफेक्ट्स रहेंगे। तो 3 जो दोष हमने पढ़े, अब यदि अगर हम एक संक्षेप में देखें कि हमें फिर जीवन जीना कैसे है, तो आयुर्वेदा जो है ये हमें दोषों को, रस हैं हमारे फूड के, सोर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट, तीनों का एक तालमेल से हमारी डाइट होनी चाहिए। हमें समय का सम्मान करना चाहिए ताकि हमारे अंदर पित्त दोष ना आए। हमें जो है लघु और गुरु में से जो लघु है उसकी तरफ, यानी लाइट फूड लेना चाहिए, बट न्यूट्रिएंट रिच लेना चाहिए, क्योंकि फूड हमारे अंदर दो जो है प्रॉपर्टीज जो है लेकर हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, या रिडक्शन या रिजुविनेशन। तो हमें जो रिजुविनेटिंग फूड्स हैं उनको लेना चाहिए। जैसे कई पैकेट फूड्स हैं, अब हम देखेंगे पैकेट फूड में क्या हम खा तो रहे हैं, बट न्यूट्रिएंट लेवल पे हम कहेंगे वो जीरो है, और इवन उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बॉडी को एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा। तो रिजुविनेटिंग फूड्स लेने चाहिए, यानी इसको संतर्पण कहा गया है। अपतर्पण है जो रिड्यूस करते हैं बॉडी की एनर्जी, और संतर्पण है रिजुविनेटिंग है, हमें हमारी बॉडी की एनर्जी को एनहांस करते हैं। तो हाँ, ऐसी फूड की चॉइसेस रखना। उसके बाद हमें फास्टिंग करना, हमें वाटर का डिसिप्लिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, क्योंकि यदि हम बोलें कि हम जो है वो भी, उसमें भी एक रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। 72% वाटर नहीं, 72% फ्लूइड्स बोलना चाहिए हमको। तो फ्लूइड क्वोशेंट मेंटेन फूड की हो रही है तो जरूरी नहीं है वो भूख से हो रही है। कई बार हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना। इसी तरह से शरीर की अग्नि मेंटेन रहे, टाइम का ध्यान रखना, तो ताकि सब लेवल्स पे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे एक बैलेंस लाइफ हम लोग जो है जी पाए। तो अब हमें चेंजेस लाने होंगे इसके लिए। तो चेंजेस जो है, क्या हमें सीरियस हो रहना चाहिए या हमें बहुत एक्साइटमेंट में कुछ करना चाहिए कि हाँ अब हमें अपने जीवन में चेंज लाना और हम एक्साइटेड हो जाए? नहीं, ना हमें सीरियस होना है ना एक्साइटेड होना है, हमें सिंसियर होना है। क्योंकि सीरियस और विल गेट बैक टू आवर ओल्ड रूटीन। तो सिंसियर होना है, और उसके लिए हमें 4 तरह के अपने जो है लेवल पे गोल्स बनाने हैं। पहला जो लेवल है इसको इमीडिएट टर्म बोलते हैं, जो पहले 3 महीने हमें फॉलो करने हो। इससे कुछ एनर्जी जनरेट होगी हमारे शॉर्ट टर्म नेक्स्ट लेवल के लिए। शॉर्ट टर्म में फिर जब वो हम फॉलो करेंगे, जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हमारे लॉन्ग टर्म जो है गोल्स आएंगे। उसमें फिर जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हमारे लाइफ टर्म गोल्स
हम बना सकते हैं और उनको अचीव कर सकते हैं, यानी गो स्लो। माइंड को अपना दोस्त बनाकर एक-एक लेवल को क्रॉस करते हुए हम एक अच्छा और बैलेंस जीवन गुणों को और दोषों को आपस में अच्छे से सहयोग लेते हुए उनका अपने जीवन को आगे निर्धारित कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा नायर जी जी। सर, धन्यवाद। श्रोतागण गौर से आज के